हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो, ऑप्शन देखिए, सूची सेकंड के अंतर्गत आते हैं, सूची थर्ड के अंतर्गत आते हैं, सूची फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, सूची सेकंड और सूची थर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है सी, ये इसका सही उत्तर होगा कि सूची सेकंड और सूची थर्ड यानी राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो मामले होते हैं, विषय होते हैं, उनके ऊपर राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो कार्यवाही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जिस मामले की जांच, ऑप्शन देखिए, पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है या पहले से ही किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है या जो मामला सूची सेकंड एवं सूची थर्ड के अंतर्गत शामिल नहीं है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो मामले ऐसे हैं कि जिन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले से ही जांच कर रहा है या अन्य कोई विधिक निकाय या प्राधिकारी पहले से जांच कर रहा है या जो मामला सूची सेकंड यानी राज्य सूची के अंतर्गत और सूची थर्ड यानी संवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं कर सकता है या किस प्रकार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है। ऑप्शन देखिए, जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो या ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो या ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित हों या ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट बिना नाम अथवा छद्म नाम से की गई हों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, सभी सही हैं। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो ऐसी शिकायतों पर मामलों की जांच नहीं कर सकता या ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं कर सकता जिस शिकायत या मामले को गठित हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो या जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन हो या जो सेना से संबंधित हो या जो शिकायत अस्पष्ट हो, बिना नाम के की गई हो या जिसमें किसी दूसरे का नाम देकर के शिकायत की गई हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल देखिए। आप चाहें तो वॉल्यूम बंद करके नोट्स की तरह भी इनको पढ़ सकते हैं। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची यानी सूची सेकंड एवं संवर्ती सूची यानी सूची थर्ड के अंतर्गत आते हैं। याद रखना दोस्तों, मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करने का अधिकार होता है और हाई कोर्ट को भी सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग होता है वो सूची सेकंड यानी राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो मामले होते हैं और संवर्ती सूची यानी सूची थर्ड के अंतर्गत आने वाले जो मामले होते हैं उन सभी मामलों के ऊपर जो है शिकायत सुनने का पावर रखता है। ठीक है, फिर लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। तो ये जो मामले अभी बताया आपको, इन मामलों पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग तभी जांच कर सकता है जब इन मामलों पर पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या कोई अन्य विधिक निकाय जांच नहीं कर रहा हुआ होता है। ठीक है, फिर है इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों या शिकायतों की जांच या उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता जो जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। अब देखिए
राज्य मानवाधिकार आयोग इन ऊपर वाले मामलों के अलावा और किन किन मामलों में या शिकायतों में जांच नहीं कर सकता या कार्रवाई नहीं कर सकता। तो पहला तो है जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, यानी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना अगर कोई मैटर है तो उसके ऊपर राज्य मानवाधिकार आयोग कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसके बाद है ऐसी शिकायतें जिन पर कार्यवाही अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई हो, यानी उस मामले पर या उस शिकायत पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यवाही नहीं कर सकता है जिस मामले पर, जिस शिकायत पर पहले से ही किसी सक्षम प्राधिकारी ने, संस्था ने जो है कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो। ठीक है, ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो, ऐसे मैटर, ऐसी शिकायतें, ऐसे मामले जो किसी कोर्ट में चल रहे हैं, तो उस मामले में भी जो है राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायत सुनवाई नहीं कर सकता है। फिर ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट, बिना नाम अथवा छद्म नाम से की गई हो, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक होगी, तो राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसी शिकायतों पर भी सुनवाई नहीं कर सकता है जो अस्पष्ट हो, जिसमें क्लियर नहीं बात हो कि भाई इसमें वास्तव में अगला चाहता क्या है, क्या शिकायत की है, ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ हो। दूसरी बात, अगर वो बिना नाम की गई हो, मतलब शिकायतकर्ता का अगर उसमें नाम दर्ज नहीं है, तो उस शिकायत पर भी मानवाधिकार आयोग जो है कोई एक्शन नहीं लेता है। या छद्म नाम से की गई हो, मतलब फर्जी नाम से अगर कोई शिकायत की गई है तो उस शिकायत पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। इसके बाद में ऐसी शिकायतें जो तुच्छ प्रकृति की हो, मतलब छोटा मोटा कोई हल्का फुल्का मजाक के मूड वाला मामला हो, इस प्रकार का कई लोग होते हैं वो ऐसे ही छोटे मोटे मामले के अंदर भी शिकायत कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं उनके ऊपर राज्य मानवाधिकार आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। फिर ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित होती हैं, सेना से संबंधित कोई शिकायत होती है उस पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग कोई एक्शन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, धारा 19 खंड 1, धारा 21 खंड 1, धारा 19 खंड 2, धारा 21 खंड 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, धारा 21 खंड 1। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 खंड 1 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1992 में, 1993 में, 1999 में या 2000 में। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 28 सितंबर 1993, 10 अक्टूबर 1993, 18 जनवरी 1999, 1 मार्च 2000। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 10 अक्टूबर 1993। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1999 में, 1992 में, 2000 में, 1980 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 2000 में। दोस्तों ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया पुलिस कांस्टेबल 2007 में, तो इसमें यही ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर 3 नंबर का होगा। बाकी वैसे राजस्थान के अंदर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन 1999 में हुआ था। 18 जनवरी 1999 में इसका गठन हुआ था और मार्च 2000 में इसने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन है सितंबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में, जनवरी 1999 में या मार्च 2000। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, मार्च 2000। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 18 जनवरी 1999 को किया था और इसने मार्च 2000 में विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएसपरी 2015 में आया हुआ है। दोस्तों यही क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? ऑप्शन है जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस एन.के. जैन, जस्टिस एस. सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का,
जस्टिस प्रेमचंद जैन। दोस्तों ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हुए हैं, जबकि बाकी जो बच गए 3 जस्टिस NK जैन, जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर, ये तीनों जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस सागीर अहमद, जस्टिस NK जैन, जस्टिस GK व्यास। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, जस्टिस सागीर अहमद। चाहे सगीर अहमद भी बोल दो, चाहे सागीर अहमद बोल दो, ठीक है। तो ये जो हैं ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रथम रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस GK व्यास ने पद ग्रहण किया था। कब किया था? ऑप्शन देखिए, जनवरी 2018, फरवरी 2019, जुलाई 2020 या जनवरी 2021। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, जनवरी 2021। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस GK व्यास। इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। और इन्होंने 22 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जस्टिस GK व्यास, जस्टिस महेश गोयल, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा, जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, जस्टिस GK व्यास। दोस्तों इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण व्यास और इन्होंने 22 जनवरी 2021 को जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था और ये राजस्थान हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC यानी राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ऑप्शन है रंगनाथ मिश्र, कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सागीर अहमद। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, कांता कुमारी भटनागर या कांता भटनागर, ठीक है। तो ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। RSHRC इसको SHRC बोलते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्न में से किस सदस्य ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ये सदस्यों के नाम हैं, इनमें से किसने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है नमो नारायण मीणा, BL जोशी, RK केडिया, अमर सिंह गोदारा। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, अमर सिंह गोदारा। दोस्तों अमर सिंह गोदारा जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे थे और इन्होंने जुलाई 2004 से जुलाई 2005 तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ठीक है ने। अमर सिंह गोदारा, इनका शॉर्ट नाम है AS गोदारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो जुलाई 2004 से जुलाई 2005 तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग यानी RSHRC के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। ऑप्शन है अमर सिंह गोदारा, HR कुड़ी, RK केडिया, नमो नारायण मीणा। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, अमर सिंह गोदारा। अभी मैंने आपको बताया था अमर सिंह गोदारा जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं और ये जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने जुलाई 2004 से जुलाई 2005 तक जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व 2019 में राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है HR कुड़ी, प्रकाश चंद्र टाटिया, अमर सिंह गोदारा, पुखराज सिरवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, प्रकाश चंद्र टाटिया। दोस्तों प्रकाश चंद्र टाटिया जो थे ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, अक्टूबर 2015 में अध्यक्ष बने थे और इन्होंने 2019 में जो है अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि इनका कार्यकाल जो था वो मार्च 2021 तक था।
अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण संसद के द्वारा कानून बना करके किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय, या इसका दूसरा नाम है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय। ठीक है, फिर देखिए, भारत में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 1993 में पारित किया गया था, जो 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। याद रखना दोस्तों, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 1993 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, और लागू कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 10 अक्टूबर 1993 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। दोस्तों याद रखना अच्छी तरह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र। अब देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी डिटेल देखिए आप। राजस्थान में मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग यानी RSHRC, इसको दोस्तों SHRC भी बोलते हैं, ठीक है, का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 खंड 1 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया था। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो उत्तर होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया था? तो उत्तर होगा धारा 21 खंड 1 के तहत। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर होगा 18 जनवरी 1999 को। फिर देखिए, लेकिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया था 18 जनवरी 1999 को ही, लेकिन इसने विधिवत रूप से जो कार्य प्रारंभ किया था वो किया था मार्च 2000 से। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह याद रखना। फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कांता भटनागर थी, जिसने 23 मार्च 2000 को पद ग्रहण किया था। याद रखना दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। और इन्होंने पदभार किस तारीख को ग्रहण किया था? 23 मार्च 2000 को, यानी 23 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो किस न्यायालय के जस्टिस थे? वो थे मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस। ठीक है, फिर है SHRC के वर्तमान अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस GK व्यास हैं, जिन्होंने 22 जनवरी 2021 को पद ग्रहण किया था। दोस्तों याद रखना, SHRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं GK व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास, जिन्होंने 22 जनवरी 2021 को अपना पद ग्रहण किया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा C। ठीक है ना, C यानी सभी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा
हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उसके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 4 सदस्य, 3 सदस्य, 2 सदस्य या 6 सदस्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी 3 सदस्य। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया 2019 में, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अब 3 सदस्यों का प्रावधान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग में कितनी महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का, 1 सदस्य। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वो 3 निर्धारित की गई है, और उसमें 1 महिला सदस्य का प्रावधान किया गया है। 1 महिला सदस्य होना कंपलसरी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पदेन सदस्यों के रूप में किन को शामिल किया गया है? ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा और पदेन सदस्य होते थे 4, ठीक है। 4 पदेन सदस्य कौन कौन होते थे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। इन 4 के अलावा अब 3 नए सदस्यों का प्रावधान किया गया है, जो कौन होंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त, ठीक है। ये भी राज्य मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में नहीं है? ऑप्शन देखिए, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते, आयोग की अपने खुद की जांच एजेंसी, आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ये जो कथन है कि आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान, ये गलत है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए उनमें सभी ऑप्शन सही हैं कि आयोग के अंदर जो है वो अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, आयोग का जो सचिव होता है वो राज्य सरकार के सचिव के स्तर का होता है, और आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। यहाँ ऑप्शन में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सही है, लेकिन वैसे आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है। अब डिटेल देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस हो सकता है। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जा सकता है? या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा वर्तमान में 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, और इनके अलावा जो है 7 पदेन सदस्य भी होते हैं, जिनकी आगे बताया गया जिनके बारे में। और देखिए आगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। याद रखना दोस्तों,
जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया था 2006 में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में जो है सदस्यों की संख्या जो 4 थी उसको घटा करके कितना कर दिया गया था, 2 कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए 8 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिसमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। आगे इसमें क्या बताया दोस्तों कि मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम था 2006 वाला, तो उसमें दोबारा संशोधन किया गया 2019 को, 8 जुलाई 2019 को ये लागू हुआ है। ठीक है, अब इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। पहले 2 थे ना, अब कितने कर दिए गए हैं, 3 कर दिए गए हैं, और उसमें एक महिला सदस्य का होना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग में उसी व्यक्ति को सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। किसको सदस्य नियुक्त किया जा सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, देखिए राज्य हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर जस्टिस, मतलब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को। ठीक है, और दूसरा सदस्य कौन हो सकता है, जिला न्यायालय के वर्तमान या रिटायर्ड जस्टिस, या जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो। या तो जिला न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है, या जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो, ऐसा सदस्य हो सकता है। और तीसरा, ऐसी महिला जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो। तो इस प्रकार से 3 सदस्य जो हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक जो है उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, फिर देखिए इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। ठीक है ना, पदेन सदस्य का मतलब जिनकी नियुक्ति किसी दूसरे पद के लिए की गई है, लेकिन वो इस राज्य मानवाधिकार आयोग के भी सदस्य माने जाते हैं। तो देखिए पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। एक तो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, फिर तीसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, चौथा होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, पांचवा होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, छठा होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, सातवां होता है दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त। तो ये 7 जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव होता है जो पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। याद रखना, सदस्यों के अलावा और अध्यक्ष के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव भी होता है, और वो सचिव जो है उसकी पोजीशन क्या होती है, वो राज्य सरकार के जो सचिव होते हैं उन सचिवों के समकक्ष होता है। यानी उनसे जूनियर नहीं होता है, या तो उनका समकक्ष होता है या उनसे सीनियर होता है, लेकिन जूनियर नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, राज्यपाल द्वारा। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या राज्य का गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर होता है 2 नंबर का, मुख्यमंत्री। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, और उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, या सरकारी मुख्य सचेतक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, सरकारी मुख्य सचेतक। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और उसमें सदस्य कौन होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है। ये उसके जो है सदस्य होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति की वर्तमान सदस्य संख्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का 4 सदस्य। दोस्तों राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उसके अंदर 4 सदस्य होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और 3 होते हैं सदस्य। कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी डिटेल देखिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक 6 सदस्यीय समिति, राजस्थान में 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। याद रखना दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है और उस समिति के अंदर 6 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और मुख्यमंत्री सहित 6 सदस्य होते हैं और मुख्यमंत्री के अलावा 5 सदस्य होते हैं। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली जो कमेटी होती है उस कमेटी के अंदर 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, उस वजह से विधान परिषद का जो सभापति होता है प्लस विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है वो यहाँ पर नहीं है इस समिति के अंदर, इसलिए 2 सदस्य ऑटोमेटिक कम हो गए। तो यहाँ पर 4 ही सदस्य बच गए, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, इसके बाद देखिए राजस्थान में इस समिति में निम्न 4 सदस्य होते हैं। अब कौन कौन से सदस्य होते हैं वो देखिए। मुख्यमंत्री ये अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, फिर राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो इस प्रकार से 4 सदस्य हो गए। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य हो गए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति समिति में किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होती है। दोस्तों ये भी प्रावधान किया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंदर कि अगर ये जो कमेटी है 4 सदस्यों वाली, इन 4 सदस्यों वाली कमेटी के अंदर से कोई भी एक सदस्य अगर मान लो उपस्थित नहीं होता है किसी वजह से, जैसे मान लो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, ठीक है, तो उस वजह से अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति जो है वो अविधिमान्य नहीं होती है बल्कि वो मान्य होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन है 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक। दोस्तों वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक है। दोस्तों वैसे मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक था, लेकिन अभी जो 2019 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है उसके बाद से कार्यकाल जो है वो घटा दिया गया है, अब 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। अब डिटेल देखिए दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, आप चाहो तो वॉल्यूम बंद करके नोट्स की तरह भी इनको पढ़ सकते हो। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष अथवा 17 वर्ष जो भी पहले होता था। याद रखना, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था उसके तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक होता था, नियुक्ति की तारीख से। याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब इनमें से जो भी पहले हो जाए तो ही वो पद से रिटायर हो जाता था, ठीक है। फिर लेकिन 8 जुलाई 2019 को लागू मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है। याद रखना दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 8 जुलाई 1919 को जो है संशोधन किया गया था और इस संशोधन के द्वारा अब क्या प्रावधान कर दिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। फिर आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद
अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। याद रखना, इनका कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है, उस रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई भी आदमी जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी जो है लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा, या हाई कोर्ट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल द्वारा, या हाई कोर्ट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व जो है राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन वो कब हटा सकता है, किस प्रक्रिया से हटा सकता है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और जांच करता है उसकी अध्यक्ष या सदस्य के ऊपर लगाए गए आरोपों की कदाचार या अक्षमता का जो आरोप लगाया गया उसकी जांच करता है। उस जांच रिपोर्ट में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसको कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। अब डिटेल देखिए दोस्तों, अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाना देखिए अच्छी तरह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व अगर पद से हटाना है तो ये अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में उनके कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। अगर ये जो परिस्थिति है इनमें से कोई भी परिस्थिति उनके ऊपर लागू होती है तो राष्ट्रपति उनको कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में? यदि वह दिवालिया हो जाए, या कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभप्रद रोजगार में संलग्न हो जाए, या यदि वह शारीरिक या मानसिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाए, या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया जाए, और या न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी करार दे दिया जाए या सजा प्रदान कर दी जाए। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकता है। इसके अलावा देखिए, इनके अलावा राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार अथवा अक्षमता के कारण भी कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। ठीक है, अगर कदाचार या अक्षमता के कारण राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा देखिए। लेकिन इस संबंध में मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है और उसकी जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार या अक्षमता, अगर ऐसा आरोप लगा करके किसी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा रहा है, उस सिचुएशन में उसके ऊपर लगाए गए उस आरोप की जांच करने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय को वो मामला रेफर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक जांच कमेटी बनाता है, वो जांच कमेटी उस मामले की जांच करती है। उस रिपोर्ट में अगर वो दोषी पाया जाता है तो वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उस सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग किसी मामले पर कार्यवाही प्रारंभ करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग किस सिचुएशन में कार्यवाही कर सकता है किसी मामले में? देखिए, किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत याचिका पर, या स्व प्रेरणा से,
या न्यायालय के आदेश से या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग किसी मामले में कार्यवाही कब प्रारंभ कर सकता है? या तो पीड़ित व्यक्ति जो है वो मानवाधिकार आयोग के अंदर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, शिकायत करे, या वो मानवाधिकार आयोग खुद अपनी स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान ले सकता है। ठीक है, उसकी नॉलेज में अगर कोई मामला मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आता है तो वो खुद जो है भले कोई शिकायत नहीं करे लेकिन खुद भी जो है उस अखबार की रिपोर्ट को या मीडिया की रिपोर्ट को आधार बना करके उस मामले पर प्रसंज्ञान ले सकता है, और या न्यायालय के आदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RS परी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन है मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, या किसी जेल को देखना, या मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, या मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना, या किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना की अवहेलना के मामले की जांच करना, या पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान करना, या मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग जो है किसी पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। बाकी उपयुक्त तीनों कार्य करता है, इनके बारे में आगे विस्तार से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है? सही कथन बताना आपको। देखिए, आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। दूसरा है, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। तीसरा है, आयोग पीड़िता को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। चौथा है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग ये तीनों ही कार्य करता है। ठीक है, आगे विस्तार से इनको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मामले में राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन है पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के बारे में, या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के बारे में, या पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने के बारे में, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग इन सभी मामलों में जो है राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। अब इसकी डिटेल देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। वह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ गारंटी से, इस पैराग्राफ में से कॉलेज लेक्चरर के अंदर निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। देखिए, यानी मानवाधिकार आयोग जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसका कार्य मुख्य रूप से किस प्रकार का है? सिफारिश करने का या सलाह प्रदान करने का। ठीक है ना, और वो क्या कर सकता है? वो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी जो व्यक्ति होते हैं उनको दंडित नहीं कर सकता, सजा नहीं दे सकता। ठीक है, वो सजा देने की सरकार को सिफारिश कर सकता है, बाकी खुद सजा नहीं दे सकता। दूसरी बात, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानवाधिकार का हनन हुआ है, उस पीड़ित व्यक्ति को वो खुद किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, वो उसको आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने के लिए सरकार को सिफारिश जरूर कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए, वह केवल पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को केवल सिफारिश कर सकता है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई नुकसान हुआ है या उसको कोई हानि हुई है, तो उसका भुगतान करने के लिए, उसकी जो क्षतिपूर्ति करने के लिए वो क्या कर सकता है? सरकार को या संबंधित जो प्राधिकारी है, अधिकारी है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का मामला उसका जो अधिकारी है उसको जो वह क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है कि भाई इसको ये क्षतिपूर्ति का या नुकसान का भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी उस सिफारिश को मानना या नहीं मानना वो संबंधित प्राधिकारी का अधिकार होता है। फिर देखिए, लेकिन
आयोग द्वारा की गई सिफारिशें भी संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, परंतु आयोग की सलाह पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को 1 माह के अंदर सूचित करना जरूरी होता है। दो बातें हैं कि आयोग जिस मामले के बारे में राज्य सरकार को या सक्षम प्राधिकारी को जो सिफारिश करता है, सलाह देता है, उसको मानना या नहीं मानना राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के अधिकार में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी बात जरूर होती है कि आयोग ने जिस मैटर के बारे में सक्षम प्राधिकारी को या सरकार को जो सिफारिश की है, सलाह दी है, उसके बारे में उसने क्या कदम उठाया है, कौन सा एक्शन लिया है, उसके बारे में जो है 1 महीने के अंदर अंदर और मानवाधिकार आयोग को सूचित करना जरूरी होता है। ये उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है क्या क्या कार्य कर सकता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने का। फिर किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना पर उसके द्वारा की गई अवहेलना के मामले की जांच करना। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के पास किसी पीड़ित व्यक्ति ने कोई शिकायत की है, कोई प्रार्थना पत्र या याचिका दी है और उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, और उस मामले की वो शिकायत अगर उस अधिकारी की उस मामले की शिकायत अगर मानवाधिकार आयोग के पास में की जाती है, तो मानवाधिकार आयोग उस मामले में जांच कर सकता है। फिर है न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में उच्च न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना। अगर कोई मामला किसी कोर्ट में, अधीनस्थ कोर्ट में चल रहा है, कुछ उच्च न्यायालय में चल रहा है और उसमें मानवाधिकार आयोग दखल देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं दे सकता है। जब उच्च न्यायालय से वो परमिशन लेता है, उच्च न्यायालय उसको इसकी परमिशन देता है, तो ही जो है मानवाधिकार आयोग उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। फिर है जेलों और बंदी गृहों को जाकर देखना। जो जेल होती है जहाँ पर कैदी रहते हैं और जो बंदी गृह होते हैं, जो किशोर मतलब बंदी गृह होते हैं, उनको जाकर के चेक करना, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेना, ये भी, और उस बारे में सरकार को सिफारिश करना जो है, ये भी मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। फिर होता है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयन की सिफारिश करना। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों की समीक्षा करना और उसके बारे में सिफारिश करना कि भाई कानून को कैसे लागू किया जाना चाहिए, कानून में क्या क्या प्रावधान जो हैं किए जाने चाहिए, या इस कानून में क्या कमी है, या इसमें वो कौन से जो है चेंजमेंट होने चाहिए, उस बारे में सरकार को सिफारिश करना। फिर है मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारणों की समीक्षा करना और उनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकार आयोग ये भी देखता है कि राज्य के अंदर किन कारणों की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो एक तो उन कारणों का पता लगाना, प्लस उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके उपायों के बारे में सरकार को सलाह प्रदान करना। ये कार्य भी राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना व उनको प्रभावी तरीके से लागू करने की सिफारिश करना। दोस्तों जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, जो भी मानवाधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, या कोई भी इस प्रकार का दस्तावेज तैयार किया जाता है जो मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित होता है, तो उनका अध्ययन करना और उसके बारे में सिफारिशें करना सरकार को कि भाई उसको अपने राज्य में किस प्रकार से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, या उस वाले जो प्रावधान है वो अपने राज्य वाले कानून में किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं, उस बारे में सरकार को सलाह देना। ठीक है। फिर है मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और उसको प्रोत्साहित देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। फिर है लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना, कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, समझे कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं और वो अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में जो है जागरूकता पैदा करना लोगों के बीच में। फिर है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। जो गैर सरकारी संगठन NGO जो हैं वो मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, तो उन NGO यानी गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की क्या करना, सराहना करना, ये भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। फिर है ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो।
ठीक है, जनता के बीच में मानवाधिकारों का प्रचार किस प्रकार से हो सकता है वो सभी उपाय करना। फिर है आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा वारंट के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास में ये पावर होती है कि ये सारे कार्य करने के लिए अगर उसको किसी आदेश की आवश्यकता हो या किसी वारंट की आवश्यकता हो तो उसको लेने के लिए भी वो कोर्ट में जा सकता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग के बारे में गठित समिति है, इनमें से कौन सी समिति जो है मानवाधिकार आयोग के बारे में है? ऑप्शन है AM अहमदी समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का AM अहमदी समिति का संबंध जो है मानवाधिकार आयोग से है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? हर जिले के अंदर एक मानवाधिकार न्यायालय स्थापित होना चाहिए। ये प्रावधान किस धारा में किया गया? ऑप्शन है धारा 12, धारा 19, धारा 26 या धारा 30। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का धारा 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? याद रखना, जो जिले के अंदर मानवाधिकार न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों के अंदर एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो किस धारा के तहत किया गया? ऑप्शन देखिए धारा 21, धारा 26, धारा 29, धारा 31। दोस्तों इसका सही उत्तर 4 नंबर का धारा 31। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।